एपिसोड 35 रक्तवंश का दबाव। वीर ने अपनी कलाई घुमाई और गूढ़ श्रेणी की तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर एक उग्र भाव था। वह मृत्यु का इंतजार नहीं करेगा और यदि मरना ही पड़ा तो वह लड़ते हुए मरेगा। सफेद वस्त्र में लिपटी महिला का भाव शांत था, मानो ऊपर से उतरते हुए सभी डार्क बीस्ट सिर्फ जुगनू हो। नाइट बीस्ट का झुंड काले जाल की तरह वीर और उस महिला की ओर टूट पड़ा। उसने निकलती हुई गति और दमनकारी आभा बेहद भयावह थी। क्या मैं सच में यहीं मरने वाला हूँ? आसमान और धरती को ढकते हुए नीचे आती नाग बीस्ट को देखते हुए वीर ने धीमे स्वर में कहा। वह मरना नहीं चाहता था, वह प्रतिशोध भी करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही उसकी साधना सील न होती, तब भी वह इतने नाइट बीस्ट की घेराबंदी से बच पाना असंभव था। म्याऊं। ठीक उसी क्षण जब नाइट बीस्ट से बना काला जाल वीर और उस महिला से लगभग 1.5 मीटर दूर तक था, एक बैंगनी चमक कौंधी और बैंगनी मिंक उनके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद गूंजती हुई चीख आकाश में फैल गई, ना तो बहुत तीखी, ना ही कान फाड़ने वाली। उसी समय बैंगनी प्रकाश की लहर ने वीर और उस महिला को ढक लिया। बैंगनी मिंक के प्रकट होते ही दृश्य अजीब हो गया। घने नाइट बीस्ट तुरंत रुक गए। वे एक कदम भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पीछे नाइट बीस्ट की संख्या बहुत अधिक होने के कारण पीछे वाले आगे वालों को धक्का देने लगे, जबकि आगे वाले वहीं जम रहे थे। यह देखकर वीर और सफेद वस्त्र वाली महिला दोनों स्तब्ध रह गए। मूनलाइट स्टोन की रोशनी में उन्होंने साफ देखा कि आगे की पंक्ति के नाइट बीस्ट कांप रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उनके सामने खड़ा वह धूसर भेड़िया कांप रहा था। हालांकि वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, फिर भी वह अनगिनत नाइट बीस्ट अंधकार की चादर में लगातार इकट्ठा होते रहे। अंत में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वीर और महिला एक काली घंटी के भीतर कैद हो गए हों। चारों ओर फैली अनगिनत हरी आंखों के देखकर वीर की खोपड़ी सुन्न हो गई। नाइट बीस्ट की संख्या सचमुच अत्यधिक थी। उनकी साधना सील न होती तो, और यदि उनके पास खड़ी महिला की साधना भी सील न होती, तब भी वे शायद इस अथाह खाई के तल में ही मारे जाते। उनके पास खड़ी महिला वीर और की तुलना में कहीं अधिक शांत थी। उसने नाइट बीस्ट की ओर नहीं देखा, बल्कि उसकी दृष्टि बैंगनी मिंक पर टिक गई। उसकी भौहें गहराई और से सिकुड़ी गई थी। म्याऊं। जब बैंगनी मिंक ने देखा कि नाइट बीस्ट न केवल नहीं रुके, बल्कि और भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने एक गूंजती हुई चीख निकाली। उसके पूरे शरीर के बैंगनी रोए खड़े हो गए और उसके शरीर से एक अदृश्य दबाव फैल गया। यह दबाव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वीर और महिला दोनों इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। नाइट बीस्ट ने भी इसे महसूस किया, विशेषकर आगे की पंक्ति वालों ने। वे अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तीखी चीख निकाली और मुड़कर अपने साथी से टकरा गए। पीछे नाइट बीस्ट की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए आगे कुछ पंक्तियां तुरंत निकल नहीं सकीं। परिणाम स्वरूप एक और अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। आगे के पंक्ति के असंख्य नाइट बीस्ट बाहर निकल पाने में असमर्थ होकर अपने ही साथियों पर हमला करने लगे। नो यहाँ रुके रहना उनके लिए किसी अत्यंत भयावह अंत को बुलावा देना हो। जमीन पर खड़ा धूसर भेड़िया यह दृश्य देखकर प्रसन्न सा हो गया। उसकी आंखें में नाइट बीस्ट की दुर्दशा पर खुशी झलक रही थी। बैंगनी मिंग के प्रकट होने के बाद वह खड़ा हो गया और उसका कांपना भी रुक गया। जब उन्होंने देखा कि नाइट बीस्ट आपस में लड़ने लगे हैं, तो वीर और महिला ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा आश्चर्य था। फिर उनकी दृष्टि आकाश में तैरते बैंगनी मिंग पर टिक गई। आखिरकार इस बैंगनी मिंग की उत्पत्ति क्या है? यह तो नाइट बीस्ट को अपनी जान बचाने के लिए आपस में मारने पर मजबूर कर रहा है। लगभग 1 घंटे बाद नाइट बीस्ट अंततः पीछे हट गए, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। वे आकाश में मंडराते रहे। अनगिनत हरी आंखें किसी विशालकाय तारामंडल की तरह चमक रही थी। स्पष्ट था कि उन्हें अभी वीर और महिला के मस्तिष्क खाने का विचार नहीं छोड़ा था।
वे बस फिलहाल दूरी बनाए हुए थे। जब बैंगनी मिंक ने देखा नाइट बीस्ट अब तक आकाश में है तो उन्हों और भागने के लिए ऊपर जाने ही वाला था, तभी वीर ने जल्दी से रोका। नहीं, वीर ने कहा, घिरे हुए जानवर पागल हो जाते हैं। अगर तुमने इन्हें बहुत ज्यादा दबाव में डाला तो ये बेवकूफ बेकाबू हो सकते हैं, तब हम यहीं सब मारे जाएंगे। थोड़ा असहाय होकर बैंगनी मिंक रुक गया। अंत में उनके आकाश में मौजूद नाइट बीस्ट की ओर क्रोध से देखा, फिर अपनी छोटी छोटी पंजों से लहराकर नाराजगी जताई। गुस्सा मत हो, वीर ने जब गोद में उठाकर उसे मुलायम से को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद। वह दिल से कह रहा था, इस छोटे साथी ने उसे 2 बार बचाया। पहले वह समझता था कि यह बस भागना जानता है, लेकिन अब वास्तविकता ने साबित कर दिया कि वह गलत था। बैंगनी मिंग की आंखें सिमट गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। फिर वह फुर्ती से वीर के कंधे पर कूद गया और उसके गले पर अपना सिर रगड़ने लगा, मानो वह पुराने मित्र हों। वीर ने फिर उसे थामकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे साथी, अभी अंदर मत जाओ, बाहर ही रहो और इन्हें डराते रहो। कहते हुए उसने ऊपर की ओर इशारा किया। बैंगनी मिंक ने ऊपर देखा, फिर सिर हिला दिया। वीर मुस्कुराया और पूछा, वे तुमसे इतनी क्यों डरते हैं? उस दिन वीर धूसर भेड़ियों को उससे डरते हुए देखकर हैरान हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे नाइट बीस्ट भी उससे इस कदर भयभीत होंगे, यहाँ तक कि वे आपस में ही मरने मारने लगेंगे। बैंगनी मिंक की आंखें झपकाई, मानो उत्तर समझना ना जानता हो। यह रक्तवंश का दबाव है। तभी पास खड़ी सफेद वस्त्र वाली महिला ने धीमे स्वर में कहा, डार्क बीस्ट रक्तवंश में बहुत महत्व देते हैं। जिन डार्क बीस्ट का रक्तवंश श्रेष्ठ होता है, न केवल वो तेजी से साधना करते हैं, बल्कि निम्न रक्तवंश वाले डार्क बीस्ट पर दबाव भी डाल सकते हैं, वैसे ही जैसे कथाओं में वर्णित दिव्य ड्रैगन को द्रोकोनिक दबाव। जब निम्न रक्तवंश के डार्क बीस्ट ड्रैगन के समान आते हैं तो युद्ध तो दूर, वे उस दबाव का सामना भी नहीं कर पाते। बैंगनी मिंक ने उस महिला की ओर देखा और आंखें झपकाई, लेकिन ना सिर हिलाया ना ही मना किया। ये श्रेष्ठ रक्तवंश? आरव ने हैरानी से पूछा, श्रेष्ठ रक्तवंश कैसे बनता है? महिला ने वीर की ओर देखा, मानो वह मूर्ख हो, और बोली, स्वाभाविक है, क्योंकि इनके पूर्वज में कोई संत श्रेष्ठ का विशेषज्ञ हो, चाहे मनुष्य हो या डार्क बीस्ट। जो भी संत से क्षेत्र का पहुंचता है, उसका रक्त में परिवर्तन होता है और उसमें अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। उसके रिश्तेदार और वंशजों को भी उस परिवर्तित रक्तवंश से लाभ मिलता है, जैसे जन्मजात साधना, प्रतिभा, असाधारण शारीरिक शक्ति इत्यादि। हाँ, शर्त है कि उनका रक्तवंश सक्रिय होना चाहिए। महिला ने उपेक्षापूर्ण दृष्टि की परवाह किए बिना वीर उत्साहित होकर बोला, तो इसका मतलब है कि इनके पूर्वज में कोई संत क्षेत्र का विशेषज्ञ रहा है। संत क्षेत्र उस तक पहुंचने के लिए पहले नश्वर क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र, राजा क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, उत्कर्ष क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, और हर क्षेत्र के 9 स्तर होते हैं। संत क्षेत्र तक पहुंचना सचमुच स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन था। कम से कम दक्षिणी क्षेत्र में कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। महिला ने बैंगनी मिंग को देखते हुए कहा, संभवतः इसके पूर्वज में कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ रहा है, लेकिन मैं सचमुच जिज्ञासु हूँ कि यह मिंक है। फिर भी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, और किसी भी डार्क बीस्ट अभिलेख में इसके बारे में जानकारी नहीं है। वीर ने थोड़ा उलझन में पूछा, इस छोटे साथी की उत्पत्ति सचमुच रहस्यमय थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यह अब उसका साथी था और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे भी उसके पास मौजूद वह छोटा भंवर पहले से ही काफी रहस्यमय था। इसी बीच बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा वीर की ओर और फिर उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। वहाँ कुछ है? वीर ने पूछा। मिंक ने सिर हिलाया और दोबारा इशारा किया। तुम चाहते हो कि उधर जाएं? मिंक ने सिर हिला दिया। वीर ने बिना हिचके भेड़िए पर छलांग लगाई, फिर महिला की ओर देखा।
उसने पल भर सोचा, फिर कूदकर वीर के पीछे बैठ गई। वीर ने भेड़िए की पीठ थपथपाई और भेड़िए ने संकेत समझा और उत्तर दिशा की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वीर को नहीं पता था कि मिंक उन्हें उधर क्यों ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उस पर बिना शर्त भरोसा किया। उसका अंतर्ज्ञान कह रहा था कि यह छोटा साथी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे भी उत्तर जाए या दक्षिण, अंतर नहीं था। बैंगनी मिंक की मौजूदगी में भेड़िया पहले से ही तेज दौड़ने लगा, जिससे वीर अत्यंत संतुष्ट था। लेकिन यह बात उसे बेचैन कर रही थी कि आकाश में मौजूद नाइक बीस्ट वे उनके साथ चल रहे हैं थे और उनकी गति कम नहीं थी। जब वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें में हरी रोशनी की अथाह सागर भर गया था। भेड़िए को और तेज दौड़ने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। जब तक नाइक बीस्ट नीचे गोता लगाकर हमला न करे तब तक सब ठीक था। रात भर भेड़िया बिना रुके 8 घंटे तक दौड़ता रहा। वह सुबह तक पैरों तले अब भी हड्डियां का मार्ग ही था, लेकिन जैसे ही वो भोर हुई आकाश में मौजूद नाइक बीस्ट अब पूरी तरह से गायब हो गए थे। यह देखकर वीर राहत की सांस ली। 2 घंटे तक दौड़ने के बाद अचानक आगे एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। उस किरण को देखकर वीर के चेहरे पर अपार खुशी उमड़ गई। सूरज की रोशनी, यदि वहां धूप पहुंच रही थी तो चाहे वे अब भी मृत्यु गर्द में ही हो क्यों ना हो, बाहर निकलने की आशा तो थी। आखिरकार पहले जिस स्थान पर वे थे वहां तक कोई सूर्य प्रकाश पहुंचता ही नहीं था। जब पीछे बैठी सफेद वस्त्रों वाली महिला ने प्रकाश को देखा तो उसके चेहरे पर भी दुर्लभ मुस्कान उभर आई। एपिसोड 36, छोटे साथी द्वारा लाई गई विपत्ति। यहाँ ना तो हड्डियां थी ना ही लाल धुंध, सिर्फ नीला आकाश, सफेद बादल, सूर और हरे भरे पर्वत थे जो बादलों को चीरते हुए आकाश में उठे हुए थे। हफ! वीर भेड़िए की पीठ से कूद पड़ा और गहरी सांस ली। चारों ओर के दृश्य को देखते हुए कितना जाना पहचाना दृश्य है ये। छोटा साथी भी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। वह कुछ झपकों में दूर जा रहा पहुंचा। वीर ने उसे नहीं रोका और उसे उसकी मर्जी से घूमने दिया। सफेद वस्त्र वाली महिला ने चारों ओर का निरीक्षण किया। देखते ही देखते उसकी भौहें सिकुड़ गई। यद्यपि यहाँ पहले जैसी लाल धुन और हड्डियां नहीं थी, लेकिन चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे जो बादलों में खोए हुए थे। वे जिस स्थान पर खड़े थे वह किसी विशाल कढ़ाई के तले जैसी लग रही थी। हम अभी भी डेथ एबिस के बाहर नहीं निकले हैं, महिला ने धीमे स्वर में कहा। वीर चौंक गया। उसके चारों ओर देखा, फिर उसका शरीर की स्थिति को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर अभी भी गूढ़ ऊर्जा का नामो निशान नहीं था। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। यह जगह कुछ अजीब है, महिला ने धीमे स्वर में कहा। देखो, हमारे पीछे की धुंध यहाँ तक आ नहीं पा रही है और यहाँ हड्डियां भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ बहुत शांति है, अत्यधिक शांति। एक भी आवाज नहीं है। वीर की भौहें गहराई से सिकुड़ गई। जैसा महिला ने कहा, यह स्थान सचमुच असामान्य था। यह अब भी एबिस का तल ही था, फिर भी इतना अंतर, यह बेहद अस्वाभाविक था। उसके पास कोई अंदाजा नहीं था। वीर ने महिला की ओर देखकर पूछा। वह कुछ देर से गहराई से सोचती रही, फिर बोली, नहीं। वीर की आंखें घुमा ली। वह सच में इस महिला से निरुत्तर हो गया था। जान बचाने के लिए भागने के बाद अब तक उसने उसे यहाँ कूदने के अलावा कोई ठोस सुझाव नहीं दिया और सब कुछ उस पर ही छोड़ दिया। क्या इसे डर नहीं है कि मैं इसे बेच दूंगा? फिश! इसी क्षण एक बैंगनी चमक चमकी और छोटा साथी उनके सामने प्रकट हुआ। उसके सामने कई छोटे बैंगनी प्रकाश खोल थे और उनमें 10 से अधिक लाल फल रखे थे। वह उन प्रकाश खोलों को वीर की ओर बढ़ाने लगा मानो कोई खजाना भेंट कर रहा हो। छोटे साथी इस हरकत से वीर का दिल पिघल गया। उसने हाथ पकड़कर उसके सिर को सहलाया, फिर फलों को ले लिया। उनमें से दो महिला को दे दिया। महिला ने मना नहीं किया, बस जिज्ञासा से वीर और छोटे साथी को देखने लगी। वे फल मुट्ठी के आकार के थे, चमकीले, लाल और मीठे। स्वाद में बेहद अच्छे थे। वीर ने एक महिला के साथ दो खा लिए, जबकि सफेद वस्त्र वाली महिला ने एक खाया। दूसरा भेड़िया भी उन्हें खाने को
ललचाया, लेकिन छोटा सा हाथी की घूरती नजर पड़ते ही उनका सिर झुका लिया और वीर की बाहों में रखे फलों को देखना बंद कर दिया। छोटे साथी ने दूर की ओर इशारा किया, मानो वह वीर से उस दिशा में चलने को कह रहा हो। वीर मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक उसके पेट पकड़ लिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। उससे महसूस किया कि उसके शहर के भीतर आग की लपट उठ खड़ी हुई है, जिससे उसका पूरा शरीर तेज से गर्म होने लगा। यहाँ तक उसकी सांसें भी तेज हो गई। वीर ने मुड़कर महिला की ओर पाया कि उसके हाँ साथ भी कुछ ठीक नहीं था। महिला का चेहरा संध्या की लालिमा की तरह दमक रहा था, असामान्य रूप से लाल। यह दृश्य देखकर वीर ने झटपट अपने हाथ से बचे लाल फल को देखा, फिर छोटे साथी की ओर देखकर बोला, छोटा साथी, यह आखिर है क्या? वीर ने असमान स्थिति देखकर छोटे साथी को झपकने लगा और घबराकर सिर हिलाने लगा। यह यूनियन फ्रूट है। उसी क्षण सफेद वस्त्रधारी वाली महिला ने धीरे धीरे वीर की ओर बढ़ी। उसके हाथ में अचानक एक तलवार प्रकट हो गई। यह एक घूर श्रेणी का फल है। डार्क बीस्ट इसे साधारण फल की तरह खा सकते हैं और उनमें उनकी साधना बढ़ती है, लेकिन यदि मनुष्य खा ले तो उसकी सबसे आदिम इच्छाओं को उकसा देती है। यदि उन इच्छाओं को बाहर न निकाला जाए तो वासना की आग उसे जलाकर मार देगी। वीर ने मन की आग को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृष्टि अनायास ही महिला पर टिक गई। उसकी जीभ की नोक कटी। खुद को होश में रखने का प्रयास किया और तलवार हाथ में लिए अपनी ओर बढ़ती महिला से कहा, तुम क्या करने वाली हो? महिला की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई होती जा रही थी। फिर भी उसकी स्थिति वीर से थोड़ी बेहतर थी। उसका विवेक अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उसने गहरी सांस ली और वीर को देखते हुए कहा, तुम्हें मारूंगी और फिर को मार लूंगी। इतना कहते ही उसने खुद को स्पष्ट हरकत ना की, लेकिन उसके हाथ में तलवार नाद गूंज उठा। तलवार उसके कोमल हाथों से छूटकर हरी किरणों में बदल गई, सीधे वीर की ओर जा झपकी। वह जानती थी यदि वीर यूनियन फ्रूट खा चुका है तो भले ही वह खुद को मर जाए, वीर की लाश भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह अपनी पवित्रता बचाने का एकमात्र उपाय यही था कि पहले वीर को मारे, फिर स्वयं को। वीर के दिल में भारी आघात लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला सच में उसे मारने का प्रयास करेगी, और न ही यह उसकी साधनाशील होने के बावजूद वह उस हरी तलवार को चला सकेगी। सौभाग्य से उसी क्षण एक धूसर छाया झपटी और तलवार को जमीन पर गिरा दिया। उसने अगले ही पल वह हरी तलवार फिर से वीर की ओर हो गई। इस तलवार को अपनी अपनी चेतना थी। वीर के मन में भारी आघात हुआ। यह एक पौराणिक तलवार आत्मा है। वीर आत्मा वह होती है जिसमें चेतना होती है और अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर सकती है, और प्राकृतिक तलवार आत्माएं होती हैं जब तलवार की गुणवत्ता अत्यधिक उच्च हो जाती है, उसे कोई महान अवसर मिले। दूसरी होती है कृत्रिम तलवार आत्माएं, जिन्हें तलवार के स्वामी द्वारा पोषित किया जाता है। केवल तलवार संप्रदाय के वे शिष्य जो राजा क्षेत्र में पहुंच चुके हों, वे ही अपनी तलवार को अपने दांतियान में रखकर गूढ़ ऊर्जा से पोषित कर सकते हैं और लंबे समय के बाद तलवार में चेतना उत्पन्न होने की संभावना होती है। हालांकि कृत्रिम तलवार आत्माएं प्राकृतिक तलवार आत्माओं जितनी शक्तिशाली नहीं होती। प्राकृतिक तलवार आत्मा अपने स्वामी को स्वयं चुनती हैं और उनकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं होती। किसी भी प्रकार की तलवार आत्मा अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य होती है, और आज वीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ एक कृत्रिम तलवार आत्मा वाली तलवार से सामना करेगा। जब हरी तलवार उसकी ओर आई तब बैंगनी प्रकाश प्रकट हुई और उसके सामने तलवार को रोक दिया, लेकिन तलवार ने हार नहीं मानी। उसे बैंगनी मिंक और भेड़िए ने जमीन को पर दबा दिया। जब कुछ समय से के लिए बैंगनी मिंक और भेड़िया उस हरी तलवार से भिड़ गए, वीर ने उस संघर्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। उस समय उसका पूरा शरीर आग से जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी चेतना
और अधिक धुंधली होती जा रही थी। अंततः उसकी दृष्टि पास खड़ी सफेद वस्त्र वाली महिला पर जा टिकी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके वस्त्र आशंकित रूप से खुल गए थे, जिससे त्वचा का बड़ा भाग दिखाई दे रहा था। वीर अनजाने में उसकी ओर बढ़ा और स्वाभाविक रूप से उसकी बाहों पर भर लिया। फिर वह उसे चूमने लगा। मैं तुम्हें मार दूंगी। पूरी तरह से लाल चेहरा लिए वीर को देखते हुए महिला की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसकी आंखों में बची हुई अंतिम स्पष्टता भी लालिमा में डूब गई। इस क्षण पूरी तरह से होश खो गई। वीर के मन में केवल एक ही विचार था, उतारना। उसे अपनी आग को शांत करना था। उसे महिला की बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी और कुछ समय बाद कपड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। देह एक दूसरे को पर उलझ गई। एक कामुक दृश्य यहाँ चुपचाप घटित हो गया। दुर्भाग्यवश इस दृश्य का आनंद लेने वाला वहां कोई नहीं था। इसी समय डेथ माउंटेन रेंज के बाहर नीले और सफेद मिश्रित वस्त्रों पहने पीठ पर तलवार लटकाए दो वृद्ध खड़े थे। सफेद दाढ़ी और बालों वाला वृद्ध डेथ एबिस की ओर देखते हुए बोला, कनिष्ठ भ्राता होंगू, क्या तुम्हें लगता है वह छोटी लड़की सच में डेथ एबिस में कूद गई? क्या भूत संप्रदाय के वह शिष्य भरोसेमंद हैं? हेंगू ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ भ्राता, भूत संप्रदाय के शिष्य स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं होते, लेकिन इस बार वे शायद झूठ नहीं बोल रहे थे। फेरी ने अवश्य में ही डेथ एबिस में छलांग लगा दी। यदि ऐसा न होता तो काले रक्त मुहर से ग्रस्त फेरी निश्चित रूप से भूत संप्रदाय के हाथों में पड़ जाती, और यदि वह उसके हाथ में लग जाती तो उसकी आत्मा फलक गायब हो चुकी होती। लेकिन उसकी आत्मा फलक अभी भी मौजूद है। इसका अर्थ है कि वह जीवित है, और यदि वह जीवित है तो उसका डेथ एबिस में गिरना एकमात्र संभावना है। भूत संप्रदाय, ये शब्द सुनते ही सफेद बालों वाले वृद्ध का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में आघात हत्या चमक उठी। उसके शरीर से एक अदृश्य दबाव फूटा, फिर शीघ्र ही शांत हो गया। हेंगू ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भ्राता संप्रदाय प्रमुख, इस समय सम्राट में एकांत के लिए बंद साधना में है। हम इस समय उन्हें बिल्कुल विचलित नहीं कर सकते, और मार्शल अंकल जुई अभी संसार भ्रमण पर हैं। इस समय संप्रदाय की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सफेद बालों वाले वृद्ध ने सिर हिलाया। मैं इतनी मूर्खता नहीं करूंगा कि भूत संप्रदाय पर सीधा हमला कर दूं, लेकिन उसके इतने विशेषज्ञ का महान वन पर्वत क्षेत्र पर आना, फिर किसी रहस्य की ओर संकेत करना। हेंगू, तलवार रक्षक दल को सूचित करो और 5 लोगों को यहाँ भेजो। तुम स्वयं नेतृत्व करोगे। भूत संप्रदाय का हर सदस्य को खोजकर मार डालो। जी, हेंगू ने उत्तर दिया। फिर बोला, वरिष्ठ भ्राता फेरी। वृद्ध ने आह भरी, यदि फेरी सच में डेथ एबिस पर गिरी है तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मार्शल अंकल जुई प्रकट न हों। यहाँ जाने पर हमारे बचने की संभावना अत्यधिक कम है। कुछ क्षण सोचकर वह बोला, या फिर किसी डार्क बीस्ट की सहायता मांग सकते हैं, लेकिन डार्क बीस्ट मनुष्य की मदद क्यों करेंगे? वह प्राचीन युद्ध भूमि नहीं है। हमें प्रयास तो करना ही होगा। हेंगू ने दृढ़ स्वर में कहा, वह लड़की संप्रदाय प्रमुख की पुत्री है। यदि उसकी प्रतिभा ऐसी है तो हमें उसे बचाना ही होगा। भविष्य में हमारी तलवार संप्रदाय से एक महान विशेषज्ञ अवश्य उभरेगा। इसके अलावा वह अकेली शिष्या है जिसने छिपे ड्रैगन रैंकिंग में अपना नाम छोड़ा है। सफेद बालों वाले वृद्ध ने कुछ देर सोचा, फिर डेथ माउंटेन रेंज की ओर देखते हुए बोला, हेंगू, तुम भूत संप्रदाय की सफाई का नेतृत्व करो। मैं टाइगर एक्ससाल्ट में मिलने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए दाहिना हाथ लहराया। उसकी पीठ में तलवार हरी किरण बनकर उसके पैरों के नीचे आ गई। फिर वह स्वयं भी तलवार के साथ हरी रोशनी में बदल गया और पल भर में दूर आकाश में विलीन हो गया। वीर को चक्कर आ रहे थे और उसकी चेतना धुंधली थी। फिर सिर झटका। काफी समय बाद
उसने आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया।